हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। अध्याय 3 परागण, निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन में हम परागण, निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन इन सारे चैप्टर्स पे, इन सारे टॉपिक्स पर विस्तार से बात कर चुके हैं। कुछ और भी बेसिक बातें हैं जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास अध्याय 3 की लास्ट क्लास होने वाली है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। पूरा कंसेप्ट यहाँ पर, इस पूरे जो लेसन है इसका यहाँ पर पूरा कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। भ्रूण के परिवर्धन को हमने कल पढ़ा था, और भ्रूण के परिवर्धन में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है। देखिए, परिवर्धन कैसे होता है उस पर विस्तार से हम कल चर्चा कर चुके थे, लेकिन एक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया। ऐसा अगर पूछ लिया जाता है तो भ्रूण के परिवर्धन पर सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट थे हैंसटीन। किसके अंदर? आवृत बीजी पादपों में। ये भी ध्यान रखना। तो आवृत बीजी पादपों में भ्रूण का परिवर्धन सबसे पहले किसने किया? हैंसटीन ने किया। और किस पादप में किया? तो उस पादप का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। उस पादप का नाम है, ये क्रूसीफेरी कुल में आता है, क्रूसीफेरी कुल का कौन सा पादप है? कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। साइंटिफिक नाम है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। तो एक नंबर का ये क्वेश्चन है, बन सकता है कि सर्वप्रथम आवृत बीजी पादपों में भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन किसने किया? तो ये साइंटिस्ट थे हैंसटीन। किस पादप में किया? तो ध्यान रखना, क्रूसीफेरी कुल के कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस नामक पादप में किया। तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं आज हम क्या पढ़ रहे हैं। तो देखिए, भ्रूण का परिवर्धन कल हो गया था। अगर बात करें कि भ्रूण का परिवर्धन कहाँ हुआ था, तो हम समझते हैं कि हम जब पुष्प पढ़ा था तो वहाँ पर मादा जन्नांग क्या पढ़ा था? जायांग। जिसका प्रत्येक सदस्य क्या था? जिसका प्रत्येक सदस्य था स्त्री केसर। और ये स्त्री केसर के 3 इम्पोर्टेंट भाग थे। ऊपरी चपटा भाग वर्तिकाग्र, फिर ये लंबी बेलनाकार नलिका वर्तिका, और नीचे का फूला हुआ भाग आपने क्या पढ़ा था? नीचे का फूला हुआ भाग आपने पढ़ा था अंडाशय। ये था अंडाशय। अंडाशय के भीतर के स्ट्रक्चर की बात करें तो अंडाशय के भीतर क्या था? यहाँ था भ्रूणकोश, ठीक है। बाकी यहाँ चारों ओर था बीजांडकाय की कोशिकाएं थी। ध्यान होगा आपने अगर पढ़ा है ठीक से तो। फिर थे क्या? तो अध्यावरण थे, ठीक है। और लास्ट में ये बीजांड व्रंत था जो अंडाशय की भित्ति से इस प्रकार से जुड़ा होता है। तो ये अंदर की स्ट्रक्चर थी। अंडाशय के भीतर ये जो स्ट्रक्चर थी इसको आपने क्या कहा था? इस पूरी स्ट्रक्चर को आपने कहा था बीजांड, ठीक है। देखिए, पूरे पार्ट का कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा आपका कि आप किस क्रम में पढ़ रहे हैं। जब आपने नर जन्नांग मादा जन्नांग पढ़ लिया था अध्याय 2 में, नर जन्नांग में नरयुग्मक परागकण बन गया था, और मादा जन्नांग में यहाँ अंदर 7 कोशिकीय युग्मकोद्भिद बना था। हालांकि अभी हमें जिससे काम रहेगा वो अंड कोशिका और द्वितीय केंद्रक रहेगा। आपने पढ़ा अंड कोशिका से युग्मनज बन जाता है, और इससे यहाँ भ्रूणपोष बन जाता है लास्ट में जब नीचे। तो प्रारंभ में घटना कहाँ से गई? यहाँ तो 7 कोशिकीय रचना थी, लेकिन हुआ क्या था? देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? ये परागकण यहाँ पर आया, उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर आया। दोनों के बीच में पारस्परिक अनुक्रिया हुई, और इस वर्तिकाग्र ने इस परागकण की पहचान करी कि ये समान जाति का है, और इस प्रकार से इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया और कुछ पोषक तत्व प्रदान किए। तो यहाँ पर ये क्या कंप्लीट हो गया? परागण कंप्लीट हो गया। अब यहाँ निषेचन की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो पोषण प्राप्त करके ये जो है ये थोड़ा सा फूल गया, और यहाँ से जो जनन छिद्र था इस परागकण का, वहाँ से एक पराग नलिका का विकास हुआ है। पूरा आपने पढ़ा है। अंदर इसका अंकुरण हुआ, 2 नरयुग्मक बने,
वो दो नरयुग्मक इस पराग नलिका के साथ साथ आगे बढ़े, यह अपने पूरी प्रोसीजर पढ़ी। और पराग नलिका यहाँ पर आकर के अंडाशय में प्रवेश करी, फिर बीजांड में अलग अलग प्रवेश करने के इसके प्रकार रहे। हालांकि हम अभी यहाँ से बीजांड द्वार से इसको एंटर करवाते थे। तो इस प्रकार से दो नरयुग्मक भी यहाँ पहुँचे, और ये दो नरयुग्मक ने आकर के अंदर जो है, एक ने तो अंड कोशिका को फर्टिलाइज कर दिया, एक ने इसको द्वितीय केंद्रक को फर्टिलाइज कर दिया। तो जो द्वितीय केंद्र को फर्टिलाइज करा यहाँ अंदर, तो इससे तो क्या बना, आपने पढ़ा, त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक बना, जिसने बाद में ये पूरा क्या बना लिया, बाद में पूरा भ्रूणपोष बना लिया। और यहाँ क्या बना, युग्मनज, जिसने बाद में पूरा क्या बना लिया, कल हमने पढ़ा, भ्रूण का परिवर्तन। तो इस प्रकार भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्तन हुआ। तो फाइनली यहाँ अंदर क्या बन गया था कल, अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अंदर भ्रूण बन गया था। और मैंने आपको कल बताया था जाते जाते कि जब ये भ्रूण अंदर बन जाता है, देखिए अंदर का स्ट्रक्चर कैसा था, जो भ्रूण बना था वो कुछ इस प्रकार से था। इस प्रकार से भ्रूण का निर्माण हुआ था अंदर। तो ये इसके अंदर यहाँ था ये, ठीक है। तो मैंने कल जाते जाते बताया था आपको कि जब यहाँ अंदर बीजांड के यहाँ भीतर, भ्रूण कोश के यहाँ भीतर जब भ्रूण बन जाता है, क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, तो उस स्थिति में ये पूरा का पूरा बीजांड क्या हो जाता है, पूरा का पूरा बीजांड, ध्यान देना, पूरा का पूरा बीजांड परिपक्व हो जाता है। और परिपक्व होकर किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। और इस दौरान कुछ परिवर्तन भी होते हैं। क्या होते हैं, कुछ परिवर्तन भी होते हैं। जैसे बीजांड के 6 महत्वपूर्ण भाग आपको याद होंगे, है ना। सबसे पहले भ्रूण कोश तो पूरा चेंज हो ही गया, भ्रूण कोश में तो भ्रूणपोष और भ्रूण बन गया। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि जो भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद के नाम से जिस संरचना को आप जान रहे थे, उसके भीतर तो क्या बन गया, भ्रूण प्लस भ्रूणपोष बन गया, पहला परिवर्तन। इसके बाद चारों ओर क्या था, चारों ओर था बीजांडकाय। बीजांडकाय था। बीजांडकाय क्या करता है, भ्रूणपोष, जैसे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब कुछ कंडीशन में अगर भ्रूणपोष कम पड़ जाए तो फिर भ्रूणपोष के बाद भ्रूण को पोषण कौन करेगा, बीजांडकाय करेगा। तो बीजांडकाय भी क्या करेगा, भ्रूण का पोषण कर देता है। तो इस प्रकार से बीजांडकाय भी नष्ट हो जाता है। तीसरी रचना अगर बाहर आ जाए, अध्यावरण, तो 2 अध्यावरण थे, 2 अध्यावरण थे। अध्यावरण में क्या परिवर्तन होता है, अध्यावरण में यह परिवर्तन होता है कि जो आंतरिक अध्यावरण है, आंतरिक भीतर की तरफ जो ये अध्यावरण है, एक बाहर की तरफ अध्यावरण है। तो जो आंतरिक अध्यावरण है वो तो बीज जो है उसका अंतःचोल बना लेता है, अंतःचोल, इसको अंग्रेजी में आप कहते हैं टैगमेन। क्या कहते हैं, टैगमेन। तो बीज का आंतरिक चोल बना लेता है, अंतःचोल बना लेता है, जिसको टैगमेन कहते हैं। और जो बाह्य अध्यावरण होता है ये क्या करता है, बाह्य अध्यावरण, ये बीज का बाह्य चोल बना लेता है। अभी बीज की संरचना भी पढ़ेंगे। आप सिर्फ अभी देख रहे हैं कि बीजांड में, जब बीजांड परिपक्व होकर बीज में बदलता है तो उस समय बीजांड में किस किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो आपने देखा था कि बीजांड के 6 महत्वपूर्ण भाग हैं और वो किस प्रकार से बदल रहे हैं। देखिए, भ्रूण कोश में भ्रूण और भ्रूणपोष बन गया, बीजांडकाय ने भ्रूण का पोषण कर दिया, नष्ट हो गया। अध्यावरण 2 थे, तो आंतरिक अध्यावरण ने बीज का आंतरिक चोल यानी आंतरिक आवरण बना लिया, और बाह्य अध्यावरण ने बीज का बाह्य आवरण यानी बाह्य चोल बना लिया, जिसको आप टेस्टा कहते हैं, टेस्टा कहते हैं। और क्या परिवर्तन होता है, तो चौथा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह होता है कि जो बीजांड व्रंत था, बीजांड व्रंत याद है ना, बीजांड व्रंत जिससे ये यहाँ अंडाशय की दीवार से जुड़ा हुआ है। तो ये बीजांड व्रंत क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ। तो बीजांड व्रंत किस में बदल जाता है, ये बीज व्रंत में, यानी बीज अब यहाँ पर जुड़ेगा, बीज अब फल भित्ति से जुड़ेगा। अंडाशय की भित्ति जो है, बाद में अंडाशय भी परिपक्व होकर फल बना लेगा, तो अंडाशय की भित्ति को हम फल भित्ति कह सकते हैं। तो उससे ये बीज व्रंत यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो बीजांड व्रंत किस में बदल जाता है, बीज व्रंत में बदल जाता है। 4 भाग तो इस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है, 5वां भाग जो आपने पढ़ा था, एक तो था बीजांड द्वार, एक था निभाग, ये 6 भाग हो गए। साथ में एक बीजांड व्रंत का भाग भी था,
एक्स्ट्रा भाग ही था वो, उसको नंबर तो नहीं देंगे, पर राफे पढ़ा था आपने। इनमें क्या परिवर्तन होता है, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये भाग बदलते हैं बीजांड के इस प्रकार से, और बीजांड का परिपक्वन हो जाता है, और बीजांड फाइनली बदल जाता है किसमें, बीज में। तो ये तो बात हो गई, सॉरी, ये तो बात हो गई कि बीज कैसे बनता है ना। भ्रूण बनेगा तो भ्रूण के बाद अब आपने तो बीज ही देखा है ना। हम किसी भी पादप को जब उगाते हैं तो अब क्या मिट्टी में बोते हैं, बीज बोते हैं। तो बीज कैसे बनता है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भाई भ्रूण तो अंदर है, लेकिन बाहर से जो है हमें क्या दिख रहा है, बीज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीज कैसे बनता है, कि बीजांड ही परिपक्व होकर बीज बनाता है, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ इसके अंदर यहाँ होता है भ्रूण। जब इसको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलेगी इस बीज को, तो ये यहाँ से अंकुरित होगा और एक नए पादप का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये बीज का निर्माण कैसे होता है, बात समझ में आ गई। अब देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझते हैं, फिर आगे चलेंगे। कि जब ये अंदर का ये पूरा भाग परिपक्व हो गया, आपने देख लिया इसके सारे 6 के 6 भागों में क्या परिवर्तन हुआ। हालांकि 2 भाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन 4 भागों में क्या परिवर्तन हुआ, ये तो बन गया बीज। ठीक है, ये क्या बन गया, बीज। अब जब यहाँ बीज बन जाता है, इसका परिपक्व होता है, ठीक उसी समय क्या होता है कि जो अब ये अंडाशय की भित्ति है, ये भी परिपक्वन ले लेती है। ये भी क्या हो जाती है, ये भी परिपक्व हो जाती है। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ आपको, कि अंडाशय भी क्या हो रहा है, अब जब ये परिपक्व हो गया तो अंडाशय भी क्या हो जाता है, अंडाशय भी परिपक्व हो जाता है, और अंडाशय भी यहाँ से परिपक्वन ले लेता है। अब क्या होगा, तो अंडाशय जब परिपक्व हो जाता है, और इस प्रकार की जो नई स्ट्रक्चर बनी है, इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है फल। अब देखिए आप फल खाते हैं तो अंदर से क्या निकलेगा, बीज निकलेगा, क्योंकि यहाँ जो अंडाशय था वो तो फल में बदल गया, और जो बीजांड था वो किस में बदल गया, वो बीज में बदल गया। तभी तो हम जब फल खाते हैं तो अंदर से क्या निकलता है, बीज निकलता है। आपने देखा है बीज के अंदर क्या है, भ्रूण है। जब इसको मिट्टी में डालेंगे तो ये अंकुरित होगा और इससे एक नया पादप बन जाएगा। तो ये हो गया। अब जब अंडाशय परिपक्व होकर के फल बना लेता है, तो बाकी की रचनाओं का क्या होता है, ये सारी की सारी रचनाएं क्या हो जाती है, झड़ जाती है। जैसे वर्तिका झड़ जाएगी, बाकी पुष्प के जितने भी भाग हैं, दल, बाह्य दल, पुमंग, पुंकेसर, सारे के सारे भाग क्या हो जाते हैं, वो सूख करके झड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से आज 2 इंपॉर्टेंट बातें आपने सीखी है। क्या, बीजांड तो परिपक्व होकर क्या बना लेता है, बीज, और बीजांड के चारों ओर जो ये अंडाशय है, ये अंडाशय परिपक्व होकर क्या बना लेता है, फल बना लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज हमने पढ़ा कि बीज क्या है, क्या पढ़ा, बीज क्या है और कैसे बनता है। इस बात पर तो हमारी चर्चा हो गई। अब इस बीज से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, ये फैक्ट्स भी हमें याद रखने हैं। देखिए क्या फैक्ट्स है कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लिखिए कि काली मिर्च जो होती है, देखी होगी आप सबने काली मिर्च। तो काली मिर्च में जो भ्रूणपोष होता है, और भ्रूणपोष के चारों ओर क्या होता है, तो भ्रूणपोष के चारों ओर बीजांड काय होता है, चारों ओर क्या होता है, बीजांड काय। सभी में ऐसा ही होगा, भ्रूणपोष के चारों ओर क्या होगा, बीजांड काय होगा। लेकिन सामान्यतः पादपों में ये बीजांड काय भी भ्रूणपोष के साथ ही भ्रूण को पोषण देकर के क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन काली मिर्च में नष्ट नहीं होता। काली मिर्च में क्या होता है, ये बीजांड काय एक पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है, के रूप में दिखाई देता है। और इस पतली झिल्ली को क्या कहा जाएगा, तो इस पतली झिल्ली को कहा जाएगा परिभ्रूणपोष। तो ये भी ध्यान रखना, मैक्सिमम में तो बीजांड काय नष्ट ही हो जाएगा, लेकिन काली मिर्च में नष्ट नहीं होगा, बल्कि एक पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं। इसी प्रकार आपको दूसरा फैक्ट ध्यान रखना है क्या, कि कुछ पौधों में बीजांड के चारों ओर एक मांसल आवरण पाया जाता है। जो बीजांड है, बीजांड के चारों ओर क्या पाया जाता है, एक
मांसल आवरण पाया जाता है। और इस मांसल आवरण को क्या कहा जाता है? तो इस मांसल आवरण को कहा जाता है एरिल। क्या कहा जाता है? एरिल कहा जाता है। और ये एरिल क्या होता है? चूंकि ये बीजांडकाय या बीजांडकाय का भाग होता है, फल के भीतर है, तो इसका उपयोग खाने में ही किया जाता है, यानी खाने योग्य भाग है एरिल। एरिल क्या है? खाने योग्य भाग है। और किस में पाया जाता है? तो इसका एक एग्जाम्पल है लिली, सॉरी मैं गलत बोल गया, लीची जिसको बोलते हैं ना, लीची। तो लीची में खाने योग्य भाग क्या होता है? लीची में खाने योग्य भाग एरिल होता है। इसी प्रकार से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यूफोरबिएसी कुल के कुछ पादपों में, यूफोरबिएसी कुल के कुछ पादपों में बीजांड द्वार वाले छोर पर, यहाँ लिखता हूँ, बीजांड द्वार वाले छोर पर सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है केरंकल। केरंकल क्या कहा जाता है? जिसे केरंकल कहते हैं। और किस में पाई जाती है? तो एग्जाम्पल भी ध्यान रखना, एग्जाम्पल है इसका अरंडी। क्या है एग्जाम्पल? अरंडी, है ना। इसका था लिली, इसका था काली मिर्च, ठीक है। और लास्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ये भी ध्यान रखना है बीज से रिगार्डिंग, कि जो अधिकांश एक बीजपत्री पादप है, एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वार वाले छोर पर, बीजांड द्वार वाले छोर पर क्या होता है? एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है। और इस प्लग नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? इस प्लग नुमा संरचना को कहा जाता है ओपरकुलम। क्या कहा जाता है? ओपरकुलम। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो बीज के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ से ये बीज क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये बात तो समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, बीज कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो बीज के प्रकार पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। बीज के प्रकार, और देखिए बीज कितना प्रकार का होता है, तो अलग अलग बेसिस पर बीज अलग अलग प्रकार का होगा। जैसे इसके दो मुख्य आधार हैं, एक तो भ्रूणपोष के आधार पर कितने प्रकार का होता है, भ्रूणपोष के आधार पर बीज कितने प्रकार का होता है। और दूसरा आप ध्यान रख सकते हैं कि बीज पत्रों की संख्या के आधार पर कितने प्रकार का होता है ना। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, बीज पत्रों की संख्या के आधार, ठीक है। तो सिंपल ही है, जैसा जो पहला है आपका भ्रूणपोष के आधार पर, तो भ्रूणपोष के आधार पर तो बीज कितना प्रकार का होगा, भ्रूणपोष के आधार पर बीज दो प्रकार का होगा। क्या कि अगर बीज के अंदर भ्रूणपोष है, प्रेजेंट है, यानी भ्रूण का पोषण भी हो गया और पोषण के बाद भी उसके अंदर पर्याप्त जो है भ्रूणपोष बचा रह गया, तो इस प्रकार के बीज को क्या कहा जाएगा, इस प्रकार के बीज को कहा जाएगा भ्रूणपोषी बीज, या फिर इसका एक और नाम आप दे सकते हैं एल्बुमिनस बीज।
तो भ्रूणपोषी बीज या एल्बुमिनस बीज का क्या मतलब है? भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस बीज का मतलब है कि यहाँ जो है बीज के साथ कुछ भ्रूणपोष प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं मक्का, तो मक्का में जो वो आटा बनता है, अब मक्का की बात आ गई तो गेहूँ, बाजरा सभी ले लीजिए। तो यहाँ जो ये बीज हैं, आपने देखा होगा हम इनको जब पीसते हैं तो इससे एक आटा बन जाता है। तो एक्चुअल में वो आटा जो आप खा रहे हैं वो क्या है? वो भ्रूणपोषी है, क्योंकि इनके भ्रूण के परिपक्वन के लिए ज़्यादा भ्रूणपोष की आवश्यकता नहीं होती है। तो अधिकांश भ्रूणपोष जो है इन बीजों में संचित रह जाता है, जिसे हम बाद में पोषण के लिए, हमारे पोषण के लिए एज ए कार्बोहाइड्रेट हम इनका यूज कर लेते हैं। तो जो मक्का, गेहूं, बाजरा का जो एक्चुअल में हम आटा खाते हैं वो क्या है? वो भ्रूणपोष ही है जो इसमें बीज में शेष रहता है। तो ये होते हैं भ्रूणपोषी बीज। जबकि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें पूरा का पूरा भ्रूणपोष कौन यूज कर लेता है? भ्रूण यूज कर लेता है। तो उसके अंदर भ्रूणपोष एब्सेंट हो जाएगा, और ऐसा होगा तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अभ्रूणपोषी बीज कहलाएगा, या आप इसको कह देंगे गैर एल्बुमिनस बीज कह देंगे। और ऐसा किस में होगा? तो एज अ एग्जाम्पल जितनी भी प्रकार की दालें आती है, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब वास्तव में क्या है? अभ्रूणपोषी बीज या गैर एल्बुमिनस बीज हैं। तो ये तो बात हो गई किसके आधार पर? भ्रूणपोष के आधार पर बीज के टाइप। दूसरी बात करते हैं नंबर 2, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर। तो नाम से ही स्पष्ट है, अगर बीज पत्रों की संख्या 1 है तो बीज क्या हो जाएगा? बीज हो जाएगा एक बीज पत्री। तो जैसे कितने प्रकार का होगा? बीज पत्रों की संख्या 1 है तो एक बीज पत्री है ना। अब एक बीज पत्री है तो यहाँ पर परिभाषा क्या हो जाएगी कि क्या होगा? इसमें केवल एक बीज पत्र होगा। क्या होगा? इस प्रकार के बीज में केवल एक बीज पत्र होगा। और ये जो बीज पत्र होगा, इस बीज पत्र को भी क्या कहा जाता है? तो इस सिंगल बीज पत्र को कहा जाता है प्रशल्क या स्कूटेलम। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्कूटेलम, प्रशल्क या स्कूटेलम। जैसे आपने मक्का वगैरह का जो बीज देखा है, तो इसमें ये जो ढलान है ये एक बीज पत्री है ना। तो ये पूरा भाग है ढलान वाला, इसी को क्या कहेंगे? प्रशल्क या स्कूटेलम, क्योंकि ये एक बीज पत्री है। जबकि आप दालें जो देखते हैं उसको तोड़ते हैं तो 2 पत्रों में टूट जाती है, तो वो जो है उसके अंदर 2 बीज पत्र होते हैं। जबकि मक्का का कोई दाना है, गेहूं का कोई दाना है, तो आप देखते हैं उसमें केवल एक ही बीज पत्र होता है, और उसको भी क्या कहा जाता है? प्रशल्क या स्कूटेलम कहा जाता है। और किस में पाया जाता है? तो एक बीज पत्री के एग्जाम्पल यही, जैसे अपन यहाँ लिखा था मक्का, गेहूं, बाजरा, ज्वार, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एक बीज पत्री के एग्जाम्पल हैं। क्या है? मक्का, ज्वार, गेहूं, चावल ले लीजिए, ये सब क्या हैं? ये सब एक बीज पत्री के एग्जाम्पल हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में इतना सा ही है, लेकिन अगर हम एक बीज पत्री को और समझना चाहते हैं तो केवल एक नॉलेज बेसिस हम पढ़ लेते हैं कि एक बीज पत्री बीज कैसा होता है। तो एक बीज पत्री बीज कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये इस प्रकार का होता है, जिसमें ऊपर के जो भाग होता है इस प्रकार से, यहाँ एक प्रोटीन की परत होती है जिसको एल्यूरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूरोन। क्या होती है एल्यूरोन? प्रोटीन परत होती है, जिसके अंदर क्या भरा होता है? तो इसी के अंदर भरा होता है ये भ्रूणपोष। बाकी ये जो भाग है ये प्रशल्क वाला भाग है, स्कूटेलम वाला भाग। इस वाले भाग को आप कह सकते हैं स्कूटेलम। और इसमें यहाँ ऊपर की तरफ होता है, जो ऊपर वाला भाग है तो प्रांकुर चोल होता है, प्रांकुर चोल। और ये नीचे यहाँ पर कोशिकीय समूह होता है, इसको कहते हैं प्रांकुर। जब अंकुरित होता है बीज तो इसी से पादप का वायवीय भाग निकलता है। इसी प्रकार यहाँ ये जो है नीचे की तरफ होता है मूलांकुर चोल, और यहाँ होता है ये मूलांकुर।
तो जब अंकुरित होता है पादप तो यहाँ से क्या निकलती है, जड़ें निकलती है। तो इस प्रकार का एक बीज होता है जिसको कहा जाता है एक बीजपत्री बीज। दूसरी बात करते हैं नंबर 2, द्विबीजपत्री बीज की। तो नाम से स्पष्ट है बीज पत्र कितने होंगे, तो इसमें बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, बात खत्म। और एग्जाम्पल क्या है, तो जितनी भी प्रकार की दालें हैं, मूंगफली है ना, सरसों, ये सब क्या है ना, समस्त दालें, ये सब द्विबीजपत्री है। अगर और थोड़ा सा डीपली जाएं कि बीज कैसा होता है द्विबीजपत्री, तो इसमें जो है ये भ्रूणीय अक्ष जिसका ये ऊपर वाला भाग वही प्रांकुर और ये नीचे वाला भाग मूलांकुर। यहाँ से वायवीय भाग निकलेगा, यहाँ से जड़ निकलेगी, ठीक है। और बाकी इस प्रकार से ये बीजपत्र बना सकते हैं आप। ये बीजपत्र है, ये चूंकि संख्या में 2 होते हैं तो इस प्रकार से होंगे। अच्छा, ये बीजपत्र में जो बाह्य आवरण है, जो बाहरी अध्यावरण से बना था, इसको क्या कहा जाता है, इसको टेस्टा कहा जाता है। और अंदर की एक कोमल झिल्ली अंदर भी होती है, इस प्रकार से एक कोमल झिल्ली अंदर भी होती है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको अंतःचोल या टैगमेन कहा था, जैसे हमने अभी जस्ट पढ़ा भी था। और यहाँ बीज के अंदर क्या भरा होता है, तो यहाँ पर भी बीज पत्रों में क्या होता है, भ्रूणपोष भरा होता है। क्या भरा होता है, भ्रूणपोष भरा होता है, जो इस भ्रूण को यहाँ पोषण देंगे अंकुरण के समय भी। और यहाँ से एक वायवीय भाग निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगी, जड़ निकलेगी। तो ये बीजों की बात हो गई, बीज कितने प्रकार के होते हैं, सारी बातें इसमें क्लियर है। आगे बात करते हैं, हमने एक बात और यहाँ पर पढ़ी थी कि जो अंडाशय है वो भी परिपक्व होकर के क्या बना लेता है, अंडाशय भी परिपक्व होकर के फल बना लेता है। तो थोड़ी सी अब बीज की बात हो गई, तो यहाँ हम थोड़ी सी बात किसकी कर लेते हैं, फल की भी कर लेते हैं कि फल कैसे बनता है। तो आप कहेंगे कि अंडाशय जो है, अंडाशय परिपक्व होकर क्या करता है, फल का निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। और ध्यान दें स्टूडेंट कि जो ये फल बनता है ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। 2 प्रकार का कैसे होता है, एक तो होता है आभासी फल, आभासी फल, और एक होता है वास्तविक फल, वास्तविक फल। तो देखिए आभासी फल और वास्तविक फल में क्या अंतर है, अब मैं थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया, पहले वास्तविक फल पढ़ते तो ज़्यादा अच्छा था, कोई ना। वास्तविक फल क्या होता है कि जब वास्तव में अंडाशय ही परिपक्व होकर फल बनाए, तो ये तो वास्तविक फल है। जैसे किसमें होता है, खजूर में और आम में वास्तव में अंडाशय ही परिपक्व होकर के फल बनाता है। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें अंडाशय परिपक्व ना होता है, बल्कि अंडाशय के अलावा कोई और भाग, जैसे पुष्पासन है ना, या कोई और, ज़्यादातर पुष्पासन वाला भाग अंडाशय नहीं परिपक्व होता है, बल्कि पुष्पासन परिपक्व होकर के फल बना लेता है। कौन बना लेता है, पुष्पासन परिपक्व होकर फल बना लेता है। अंडाशय बहुत संकुचित जो है कह सकते हैं कि अवशेषी रूप में रह जाता है। तो पुष्पासन वास्तव में मुख्य फल बनाता है, अंडाशय एक अवशेषी भाग के रूप में रह जाता है। और ऐसा किसमें होता है, तो जो स्ट्रॉबेरी है ना, जैसे आपने पढ़ा भी था, स्ट्रॉबेरी यानी जिसको लीची आपने कहा था, उसमें खाने योग्य भाग एरिल होता है। तो वास्तव में अंडाशय नहीं वहाँ फल बना रहा है, एरिल बना रहा है। इसी प्रकार से नाशपाती, नाशपाती, सेब फल जिसको आप कहते हैं सेब, सेब में पुष्पासन परिपक्व होकर के फल बनाता है। तो ये सारी जो फल हैं ये वास्तविक फल नहीं हैं, ये आभासी फल हैं, फल होने का आभास करा रहे हैं, क्योंकि ये पुष्पासन से बनते हैं मैक्सिमम और वास्तविक फल अंडाशय से बनता है। तो ये फल की बात भी यहाँ पर हो जाती है। और इसी के साथ आपका ये जो अध्याय है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आप चाहें तो बीज पत्रों से रिलेटेड एक बात और याद रख सकते हैं, जो आपने बीज के टाइप्स पढ़े थे, तो बीज के टाइप्स में आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो द्विबीजपत्री बीज है, ऐसे ही नॉलेज बेसिस ही मैंने आज का ये वीडियो बनाया है ना। तो द्विबीजपत्री जो हैं, इसके जो बीज पत्र हैं, बीज पत्र ये कौन सी स्थिति में होते हैं, कभी ऐसा पूछ ले तो ध्यान रखना, पार्श्व स्थिति में होते हैं। हमने अभी चित्र में भी देखा था, पार्श्व स्थिति में होते हैं। जबकि जो भ्रूणीय अक्ष है,
या यूँ कहूँ कि जो प्रांकुर है, प्रांकुर या मूलांकुर वाला भाग है, वो अग्रस्त स्थिति में होते हैं। ध्यान देना क्या लिखा है मैंने, द्विबीजपत्री में बीजपत्र कैसे हैं, पार्श्व स्थिति में, और प्रांकुर कैसा है, अग्रस्त स्थिति में। मैं वापस आपको डायग्राम दिखाता हूँ यहाँ, ये देखिए द्विबीजपत्री में बीजपत्र क्या है, तो ये जो साइड में ऐसे होता है ये पार्श्व स्थिति में, तो बीजपत्र तो पार्श्व स्थिति में है, जबकि प्रांकुर कैसी स्थिति में, अग्रस्त स्थिति में है। तो ये द्विबीजपत्री के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है कि द्विबीजपत्री में बीजपत्र पार्श्व स्थिति में होते हैं, जबकि प्रांकुर अग्रस्त स्थिति में होते हैं। और इसके ठीक अपोजिट एक बीजपत्री में क्या है, जो बीजपत्र है वो तो इस प्रकार से आ रहा है ना, आगे की तरफ, तो बीजपत्र तो अग्रस्त है, यहाँ बीजपत्र पार्श्व स्थिति में है, साइडों में है, जबकि यहाँ बीजपत्र बिल्कुल अग्रस्त स्थिति में है, जबकि जो प्रांकुर है इस प्रकार से है, साइड में है, प्रांकुर मूलांकुर साइड में है, तो प्रांकुर पार्श्व स्थिति में है। देखिए क्या लिखा है अपन ने कि द्विबीजपत्री में बीजपत्र पार्श्व स्थिति में होते हैं, प्रांकुर अग्रस्त स्थिति में होता है, जबकि जो एक बीजपत्री बीज है, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो बीजपत्र है, ये बीजपत्र इसके अपोजिट क्या होगा, अग्रस्त स्थिति में होगा, जबकि जो प्रांकुर है वो इसके अपोजिट क्या होगा, पार्श्व स्थिति में होगा। तो ये था आज का पार्ट जो सामान्य बातों पर, आज की क्लास जो सामान्य बातों पर बेस्ड थी। आप अच्छे से इसको जो है समझना, पढ़ना। इसी के साथ ये अध्याय 3 यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम नए अध्याय की और इकाई फर्स्ट जो है आपकी, उसके अंतिम अध्याय पर चर्चा करेंगे। छोटा सा अध्याय है, कल उसको हम फिनिश कर लेंगे, एक ही दिन उसमें लगेगा। तो बाकी आपका जितना छूट रहा है उसको आप कंप्लीट करिए। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।